فلائٹ 571 کے حادثے کے بارے میں ریسنٹلی ایک مووی بنائی گئی۔ پہلے ہم اس کے کچھ شارٹس دیکھتے ہیں، پھر ڈسکس کرتے ہیں اس حادثے کو۔ यात्रियों से निवेदन है कि वो अपनी सीट बेल्ट बांध लें। में सबसे स्ट्रांग तुम्हारे पैर थे, तुम्हें दूसरों के लिए चलना पड़ेगा। कस के जकड़े रहो, खोलते रहो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूरुग्वे की लोकल रग्बी टीम हर साल खेला करती थी फ्रेंडली मैचेस सैंटियागो की टीम के साथ। क्योंकि ये मैचेस फ्रेंडली हुआ करते थे, इसीलिए उनके फ्रेंड्स और फैमिली के मेंबर्स भी उनके साथ जाया करते थे। तो 12 अक्टूबर 1972 ये लोग जाते हैं मैचेस खेलने के लिए सैंटियागो। जहाज में टोटल 45 पैसेंजर्स होते हैं, जिनमें से ये 19 प्लेयर्स और उनके साथ उनके फ्रेंड्स और फैमिली के मेंबर्स होते हैं। पहले दिन यानी 12 अक्टूबर को बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब होने की वजह से पायलट को जहाज़ को उतारना पड़ता है अर्जेंटीना में, क्योंकि रास्ते में ही मौजूद है। उसके बाद सेकेंड डे जहाज़ दोबारा उड़ाया जाता है। यूरुग्वे और सैंटियागो के दरमियान में मौजूद है लॉन्गेस्ट एंडीज माउंटेन। जब इनका जहाज मौजूद होता है उन एंडीज की माउंटेन्स के ऊपर, तो बादल बहुत ज़्यादा वहाँ मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से पायलट को कुछ खास नज़र नहीं आ रहा होता। अब जब वो बादल कम होना शुरू होते हैं और पायलट को सामने नज़र आता है, तो उन्हें पता चलता है कि उनके सामने मौजूद है एक चट्टान। पायलट घबरा जाते हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह इस चट्टान से जहाज को बचाया जा सके। वो पूरी कोशिश करके जहाज को ऊपर की तरफ कर रहे होते हैं, पर वो ऐसा करने में नाकाम हो जाते हैं। जहाज टकरा जाता है उस चट्टान से। जहाज टकराते ही बीच से ब्रेक होता है, उसका पीछे का हिस्सा ब्रेक होकर के फौरन ही निकल जाता है और जमीन पे जाके गिरता है, और साथ साथ बहुत से पैसेंजर्स भी हवा में उड़ जाते हैं और गायब हो जाते हैं। अब जहाज का अगला हिस्सा, जो थोड़ी देर हवा में रहने के बाद नीचे जाने लगता है और ग्लेशियर से जबरदस्त टक्कर होने के बाद गिर जाता है। 2 पायलट एट अ टाइम मारे जाते हैं और जहाज के पीछे जो पैसेंजर्स मौजूद थे, उनमें हर तरफ खून ही खून फैला हुआ होता है। कहीं किसी की टांग टूटी हुई होती है, तो कहीं किसी का हाथ टूटा हुआ होता है, किसी के सीट का कोई रॉड घुसा हुआ होता है, तो किसी के जहाज के शीशे घुसे हुए होते हैं। ये लोग बेतहाशा तकलीफ में वहाँ मौजूद होते हैं। पर दोस्तों, ये तो अभी सिर्फ तकलीफ की शुरुआत थी। ये लोग नहीं जानते थे कि अभी तो इन्हें कितनी ही तकलीफ आगे बर्दाश्त करनी होगी। ये लोग जो कि 45 थे, अब 33 रह जाते। रात में ये लोग किसी तरह से जहाज के खुले हिस्से को लाशों और सीट्स की मदद से पैक कर देते हैं, ताकि बर्फ की ठंडी हवा इन तक ना पहुंच सके। इन लोगों को एक उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई तो इनको आके बचा ही लेगा। और उधर चिलियन एयर सर्च एंड रेस्क्यू टीम को इस बात का जब पता चलता है कि तकरीबन 4-5 घंटे गुजर गए और कोई भी फ्लाइट अभी तक यहाँ नहीं आई है, तो वो 4 एयरक्राफ्ट उनको सर्च करने के लिए भेजते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये था कि बर्फ भी सफ़ेद थी और वो जहाज भी सफ़ेद। ऐसे में उसको ढूंढना बहुत मुश्किल था। तो एक दिन पूरा गुजर जाता है और वो 5 लोग जो बहुत ज़्यादा जख्मी थे, वो पहली रात मारे जाते हैं। अब ये लोग जो 33 थे, अब वो 28 बचते हैं। 9 दिन तक चिलियन सर्च एंड रेस्क्यू टीम मुसलसल इन लोगों को ढूंढती रहती है और उसके बाद ये कह करके सर्च को स्टॉप कर देती है कि 9 दिन तक कोई भी बंदा इतनी सर्दी में बच नहीं सकता। इधर 10वें दिन इन लोगों को जहाज के कॉकपिट में से एक रेडियो मिलता है, जिसके थ्रू
इनको ये बात पता चल जाती है कि सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन बंद हो चुका है। इन लोगों की यहाँ जीने की उम्मीद खत्म होने लगती है। अब 11वें दिन खाना भी खत्म होने लगता है। ये लोग कभी माउंटेन्स पे लगी काई खाते हैं तो कभी सीड्स के अंदर की रोई खाते हैं, लेकिन इससे तो पेट की बीमारियां और बढ़ती चली जाती हैं। ऐसे में इन लोगों में मौजूद एक बंदा कनीजा, उसको ख्याल आता है, वो इन लोगों से ये बात करता है कि अगर हमें यहाँ जिंदा रहना है तो हमें खाने की जरूरत होगी और खाना हमारा खत्म हो चुका है और यहाँ ना ही कोई दरख्त मौजूद है कि जिससे हम फल फ्रूट खा सकें और ना ही किसी किस्म के जानवर मौजूद हैं जिसे हम खा सकें। अब कनेजा जो बात करता है उसे सुन करके आप लोग हैरान रह जाएंगे। वो कहता है कि अगर हमें मजीद जिंदा रहना है तो हमें बाहर पड़ी लाशों को खाना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा इशू ये था कि जो बाहर लाशें मौजूद थी वो इन्हीं लोगों के फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स थे। कोई फादर थे तो कोई मदर, कोई ब्रदर तो कोई सिस्टर। बहुत से लोग लाशों को खाने से मना कर देते हैं, लेकिन बाद में भूख की वजह से वो लोग भी लाशें खाने लगते हैं। इसी दौरान इनकी एक कोच जो बहुत ज्यादा जख्मी हालत में थी, उनकी डेथ हो जाती है। 15वें दिन जब ये लोग रात में सो रहे होते हैं तो इन लोगों को बाहर से बहुत ज्यादा जोरदार आवाज आती है। माउंटेन से एक बड़ा बर्फ का तोदा इनके जहाज से आकर के टकरा जाता है और इनका जहाज पूरा उसके नीचे दब जाता है। ये लोग 5 दिन तक उसके नीचे दबे रहते हैं। इनमें से 8 लोग ऑक्सीजन न होने की वजह से मर जाते हैं और अब ये लोग सिर्फ 19 बचते हैं। 5 दिन के बाद अब ये लोग जब बाहर निकलते हैं तो इन लोगों को इस बात का पता लग चुका था कि अगर इनको अब जिंदा रहना है तो इन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर ये यहाँ रहे तो ये जिंदा नहीं रह सकते, इनको आगे बढ़ना होगा। यहाँ सबसे बड़ा इशू ये था कि अगर ये आगे बढ़े भी तो कैसे, क्योंकि किसी की टांग टूटी हुई थी तो किसी का हाथ, और इनमें इतनी ताकत नहीं थी कि ये आगे बढ़ सके। ऐसे में 3 लोग जो इनमें सबसे ज्यादा ताकतवर थे, जिनके नाम कनेजा, प्राडो और वेटिनजन, तीनों को सेलेक्ट किया जाता है कि ये जाएंगे और ये आसपास कोई भी विलेज या कोई भी गांव का पता लगाएंगे जिससे मदद ली जा सके। तो इनको मजीद ताकतवर बनाने के लिए इनको थोड़ा ज्यादा गोश्त दिया जाता है और 33 दिन गुजरने के बाद ये लोग निकलते हैं आसपास का गांव या कोई सिटी ढूंढने के लिए। ये लोग चलते रहते हैं, काफी दूर जाकर के इन्हें अपना ही जहाज का जो बैक का पार्ट था वो मिल जाता है। वहां पे इन्हें कुछ खाना पीना मिलता है और उसके साथ मिलता है एक 2 वे रेडियो कंट्रोल सिस्टम, एक ऐसा रेडियो कंट्रोल सिस्टम जिससे ये कांटेक्ट भी कर सकते थे। ये मुसलसल उस रेडियो को चलाने की कोशिश करते हैं, मगर अफसोस वो रेडियो खराब था। ये पूरी कोशिश करते हैं किसी तरह से वो रेडियो स्टार्ट हो जाए, पर वो रेडियो नहीं चल पाता। ये जहाज की बैटरीज तक यूज करते हैं उसके अंदर, पर 5 दिन की मुसलसल कोशिश के बावजूद भी ये उस रेडियो को स्टार्ट नहीं कर पाते। आखिरकार इनको इस बात का एहसास हो जाता है कि इन्हें आगे चलना होगा। तो ये लोग दिन रात मुसलसल चलते और फिर बीच में कई पहाड़ों को क्रॉस करके फाइनली तकरीबन 60 डेज के बाद ये पहुंच जाते हैं एक ऐसी जगह पे जहां इन्हें एक पानी की नदी बहती हुई नजर आती है। जब ये लोग पानी की नदी से पानी पी रहे होते हैं तो ये लोग देखते हैं कि पास में कुछ घोड़े पे लोग सवार हैं। इसी दौरान वो लोग जो मौजूद थे उस जहाज के अंदर, वो रात में जब सो रहे होते हैं तो एक और बर्फ का तोदा उनके जहाज से टकराता है। इस बार जो टक्कर होती है वो ऐसी खतरनाक होती है कि उनका जहाज पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो लोग खुली हवा में आ जाते हैं। अब वो लोग अपने ही कपड़ों को एक दूसरे से बांध करके एक टेंट बना लेते हैं ताकि वो रात गुजार सकें। इधर इन तीनों को जब वो चारों घुड़सवार मिलते हैं तो वो अपना पूरा किस्सा इन घुड़सवार को बताते हैं। तो ये लोग फौरी तौर पे अपना रुख करते हैं पास में किसी भी विलेज की तरफ
ताकि जा करके इन्फॉर्म कर सकें किसी भी करीब के आर्मी कमांड को। अब जहाँ पे ये अभी थे वो जगह भी उस आसपास के विलेज से तकरीबन 10-12 घंटे के फासले पर थी, तो इन लोगों को वहां तक पहुंचने में भी कोई 10-12 घंटे लग जाते हैं। वहां पे पहुंच के ये वहां के आर्मी कमांड को इन्फॉर्म कर देते हैं और वहां का आर्मी कमांड सेंटियागो में इन्फॉर्म करता है। सेंटियागो से वहां की सर्च एंड रेस्क्यू टीम 2 एयरक्राफ्ट भेजती है इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। और फाइनली 70 डेज के बाद ये लोग रेस्क्यू हो जाते हैं। दोस्तों, ये रग्बी टीम के प्लेयर्स जिनका वजन 80 और 85 केजी था, इस हादसे के बाद किसी का 40 तो किसी का 45 केजी रह जाता है। इस पूरे हादसे को सुनने के बाद हमें इस बात का पता चलता है कि इंसान अगर चाहे, इंसान अगर डट जाए कुछ भी करने के पीछे, तो वो उसे हासिल करके छोड़ता है। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।